मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11 के जीव विज्ञान बायोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर 3 वनस्पति जगत प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हमने जो क्लासिफिकेशन था वो पढ़ लिया कि आर.एच. विटेकर का कौन सा क्लासिफिकेशन था, जिसमें आर.एच. विटेकर ने पंच जगत की अवधारणा दी थी। उसमें बताया था कि जो हमारा संपूर्ण विश्व है उसको 5 जगत में बांटा। 5 जगत में जो पहला उन्होंने बताया था मोनेरा, दूसरा जो उन्होंने बताया वो बताया प्रोटिस्टा, तीसरा जो बताया वो आपके बताया फंजाई, और जो फोर्थ ग्रुप था चौथे नंबर का वो था प्लांटी जगत, जिसे हम वनस्पति जगत भी कहते हैं। वनस्पति जगत। इसके बाद जो 5वें नंबर का जगत था उसे हमने कहा एनिमेलिया जगत। अब हम आज जो चैप्टर 3 है उसमें ये तीनों हमने जो चैप्टर 2 था उसमें पढ़ लिए थे। अब जो 4th नंबर का चैप्टर है, ये जो 4th नंबर का क्लासिफिकेशन है प्लांटी जगत या वनस्पति जगत, उसमें हम पढ़ेंगे आगे की प्लांटी जगत होता क्या है और इसको कितने भागों में बांटा है, किस तरीके से क्या क्या होता है। अल्प विकसित पादप से लेकर के सुविकसित पादप तक के बारे में अध्ययन हम करेंगे। अब जो हमारा प्लांटी जगत है इसमें देखो क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो प्लांटी जगत है इसमें हम देखेंगे वर्गीकरण। क्या देखेंगे? वर्गीकरण की किस तरीके से वर्गीकरण हुआ। और ये जो वर्गीकरण हुआ सबसे पहले हुआ 3 तरीके से वर्गीकरण देखा गया। टाइम के जैसे जैसे टाइम बीतता गया सबसे पहले हुआ हमारा कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण। इसके बाद आया प्राकृतिक वर्गीकरण। और जो लास्ट में आया वो था जातीय वृत्तीय वर्गीकरण। जो वनस्पति जगत है उसके वर्गीकरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है कृत्रिम वर्गीकरण, जो दूसरा है वो है प्राकृतिक वर्गीकरण, और जो तीसरा है जातीय वृत्तीय वर्गीकरण। अब जो कृत्रिम वर्गीकरण है उसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा आपको कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम का मतलब होता है इसमें जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या करा, वर्गीकरण का आधार रखा कृत्रिम गुणों को। तो इसमें जो वर्गीकरण था वो कृत्रिम गुणों के आधार पे हुआ। इनमें जो वर्गीकरण का आधार था वो थे कृत्रिम गुण। और इसमें प्राकृतिक वर्गीकरण में जो वर्गीकरण का आधार था प्राकृतिक गुण। और इसमें हमने देखा इसके आनुवांशिक गुण। कृत्रिम गुणों के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया और किस तरीके से किया देखिए। और कृत्रिम वर्गीकरण किस किस ने दिया, जो हमारे कैरोलस लीनियस थे उन्होंने कृत्रिम गुणों को देखा और वर्गीकरण दे दिया कृत्रिम वर्गीकरण। अब इसमें क्या हुआ, जैसे इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। किस प्रकार से कि कुछ पौधे तो ऐसे थे जिनमें कुछ समानताएं थी, फिर भी इनको किसी और ग्रुप में रख दिया गया था, जबकि किसी में असमानता होते हुए भी उन्हें एक जगह रख दिया गया। मतलब इसमें सही प्रकार से वर्गीकरण नहीं हो पा रहा था, इसलिए फिर दूसरा जो वर्गीकरण आया वो आया प्राकृतिक वर्गीकरण। अब इसमें प्राकृतिक
प्राकृतिक गुणों के साथ साथ, प्राकृतिक गुण का मतलब होता है उसके जो बाह्य गुण हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ उसके आंतरिक गुण, उसकी कोशिका की संरचना कैसी होती है, उसमें कोशिका विभाजन कैसा होता है, इस तरीके से इन्होंने देखा। उसके आंतरिक संरचना को भी इन्होंने देखा, किसमें, प्राकृतिक वर्गीकरण में। और इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक थे, इसमें जो वैज्ञानिक थे आपके, इसमें थे बैंथम और हुकर, और जो आनुवांशिक गुणों के बारे में जिन्होंने बताया वो थे तख्ताजन। तो इसके वैज्ञानिक कौन से थे, इनके वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। मतलब जो कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण दिया था वो कौन से टाइप का था, वो था हमारे कृत्रिम वर्गीकरण टाइप का। और प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया, वो दिया था बैंथम और हुकर नामक वैज्ञानिक ने। इसके बाद अगर हम बात करें जो जातिवृत्तीय वर्गीकरण है, और इसके गुण क्या होते हैं आनुवांशिक गुणों के आधार पर, कि किस प्रकार से आनुवांशिक गुणों में क्या समानता है क्या नहीं है, इस आधार पर जो वर्गीकरण दिया वो दिया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था तख्ताजन। ये इनके मुख्य मुख्य वैज्ञानिक है। इसके अलावा कुछ सहायक वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने इनकी हेल्प की थी। तो ये तो हो गया नॉर्मल वनस्पति जगत का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले कृत्रिम, फिर प्राकृतिक और फिर जातिवृत्तीय वर्गीकरण। अब इसमें पादप जगत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। जो एल्गी होती है, शैवाल होता है, वह क्या होता है, किस तरीके से उसकी संरचना होती है, वो कहाँ पे निवास करता है, उसमें जनन किस टाइप का होता है, वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए हमारे जो वनस्पति जगत है इसमें पहला बिंदु आता है शैवाल। क्या आता है, शैवाल। सबसे पहले शैवाल है क्या चीज, जो शैवाल है उसके सामान्य लक्षण क्या हैं। सामान्य लक्षण, जो हमारा शैवाल होता है इसमें क्या होगा, इसमें एक थैलस जैसी संरचना होती है। क्या होती है, एक थैलस प्रकार की संरचना, यानी कि हम यूं कहें कि पादप जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता, बस एक इस तरीके से एक थैलस नुमा संरचना है। हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा जड़ है, तना है, पत्ती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसके सामान्य लक्षण क्या होंगे कि ये थैलस जैसी संरचना होती है, थैलस समान संरचना होती है इसकी। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है इसमें, इसमें और क्या होगा, ये पाया कहाँ जाता है, इसका जो आवास होगा वो क्या होगा। अब थैलस से हम क्या कह सकते हैं, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता, जड़ तना व पत्ती में विभेदित नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के पादप हैं, सबसे अल्प विकसित, सबसे पहले के टाइप के ये पादप हैं, इसलिए ये जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होते, विभेदित नहीं होते। इसके बाद अब हम देखते हैं इसके आवास की बात। आवास वह जगह होती है जहां कोई भी इंसान, कोई भी जीव निवास करता है। अब निवास का मतलब जहां पे वो पाया जाएगा सबसे ज्यादा, वो क्या हो गया, उसका आवास। तो शैवाल कहाँ पाया जाएगा, नम मिट्टी में, नम मिट्टी में। इसके अलावा कोई भी गीली जगह है, जलीय आवास है, वहां पे ये आपको मिलेगा। जलीय भी होता है और वह स्थलीय भी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें, ये थे इसके सामान्य लक्षण की ये थैलस जैसी संरचना होती है, सबसे मेन चीज तो ये है। इसके बाद इनका आवास, ये नम मिट्टी, जलीय, स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं। कोई भी, जैसे कि ये स्थल में भी मिल सकते हैं और जल में भी, या फिर हम यूं कहें कि कोई भी लकड़ी है या फिर कोई भी वस्तु है जिस पर ये ग्रोथ कर लेते हैं। अब इसके बाद इनका सामान्य लक्षण हो गया। अब इनमें जनन किस तरीके का होता है।
इसमें तीनों प्रकार से ही होता है। तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं? जनन के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है कायिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन और तीसरा होता है लैंगिक जनन। तो हमारा जो शैवाल है इसमें जनन तीनों प्रकार से होता है। और तीनों प्रकार से कैसे होता है? जो हमारा पहला है कायिक जनन, वो तो इसमें होगा, जो कायिक जनन होगा वो इसमें होगा विखंडन विधि द्वारा। अब विखंडन का मतलब समझते हैं आप? विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो शैवाल क्या करेगा? एक टूट जाएगा, फिर उससे एक नया शैवाल विकसित हो जाए, उसे हम कहते हैं विखंडन विधि। तो शैवाल में कायिक जनन कौन सी विधि द्वारा होता है? विखंडन द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जो अलैंगिक जनन है वो कैसे होता है? इसमें अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जूस्पोर। शैवाल के जो बीजाणु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जूस्पोर। तो अलैंगिक जनन किसके द्वारा हुआ? बीजाणुओं द्वारा। और इन बीजाणुओं को क्या कह दिया जाता है? जूस्पोर। इसके बाद थर्ड नंबर का जो आता है वो है लैंगिक जनन। और इनमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? युग्मक संलयन द्वारा। किसके द्वारा होता है? युग्मक संलयन। देखिए पहले हमने बात की इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। ये जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं इसमें इसका आवास भी हमने देख लिया कि ये नम मिट्टी में पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके जनन की। जनन किस प्रकार से होगा? इसमें जो शैवाल होता है उसमें जनन के तीनों प्रकार पाए जाते हैं। तीनों प्रकार का मतलब कायिक जनन भी होगा, अलैंगिक जनन भी होगा और लैंगिक जनन भी होगा। इसके बाद जितने भी जनन है, ये शैवाल हैं, इनका आकार अलग अलग तरीके का होता है। कुछ तो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। कॉलोनी का मतलब होता है समूह में रहना पसंद करते हैं। जबकि कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो मतलब अकेले एकल निवास पसंद करते हैं। मतलब इनमें काफी भिन्नता पाई जाती है कि ये किस तरीके से रहते हैं। किसी में तंतुनुमा संरचना होती है। तो हम अलग अलग देखते हैं कि किसमें किस तरीके से होता है। तो एक हमारा एक उदाहरण आता है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक शैवाल है जो किसमें रहता है? समूह में निवास करता है। इसके अलावा अगर हम देखें एक होता है हमारा सेकंड नंबर का स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक शैवाल होता है, उसमें कैसी संरचना होती है? वो किस तरीके से रहता है? तंतुनुमा। तंतुनुमा संरचना होती है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि शैवाल क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। इनके आकार और आमाप में विभिन्नता पाई जाती है। और हम देख सकते हैं कि जो शैवाल होगा वो एक कोश के भी हो जाता है, बहुकोश के भी होता है। और कुछ तो इस तरीके के, अगर हम बात करें कि एक उदाहरण आता है कैल। इसका तो आकार बहुत ही बड़ा होता है, विशाल आकार का। तो वॉलवॉक्स इस तरीके की संरचना होती है। तो वॉलवॉक्स में तो समूह में रहते हैं, स्पाइरोगायरा में तंतुनुमा संरचना होती है। इसके बाद हम देखें कैल एक शैवाल होता है एक तरीके का, और इसका आकार बहुत बड़ा होता है। तो शैवाल छोटी सी संरचना से लेकर के बहुत बड़े शैवाल तक पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पे। तो हमें इसमें आकार में विभिन्नता भी देख ली। अब इसके बाद हम बात करें शैवाल में क्या बचता है। इसमें हमारा एक चीज और रह जाती है, वो है शैवाल के आर्थिक महत्व। कि शैवाल का आर्थिक महत्व क्या होता है। शैवाल का बहुत उपयोग होता है। बहुत उपयोग कैसे? कुछ तो खाने के रूप में, कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि अंतरिक्ष वगैरह में भी जाते हैं ना, तो भोजन शैवाल के रूप में ही लेके जाते हैं। बहुत सारी जेली वगैरह, आइसक्रीम होती है, वो अलग अलग शैवाल से बनती है। तो शैवाल के बहुत सारे यूज है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि
कि शैवालों का आर्थिक महत्व किस प्रकार से होता है। आर्थिक महत्व, तो शैवालों का जो आर्थिक महत्व है इसके बारे में हम सबसे पहले देखें कि कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लैमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया, इनका हम डायरेक्ट भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। किसका? लैमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया कुछ शैवाल हैं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। अब एक शैवाल आता है जिलेडियम। कौन सा शैवाल है? जिलेडियम। इसका उपयोग हम करते हैं आइसक्रीम व जेली बनाने में। क्या करते हैं? आइसक्रीम व जेली बनाने में। जेली भी एक आइसक्रीम की तरह ही होता है। तो आइसक्रीम और जेली बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जिलेडियम शैवाल का। और अगर एक और शैवाल आता है जिसका नाम है क्लोरेला। क्या कहा जाता है उसे? क्लोरेला। इसका उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं ना, अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो अपने भोजन के रूप में क्लोरेला का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। शैवाल का हमने आवास भी देख लिया, उसमें जनन भी देख लिया, वो किस जगह रहता है, उसकी सामान्य संरचना कैसी होती है, किस प्रकार का होता है, और आखिर में हमने उसका आर्थिक महत्व भी देख लिया। लास्ट में हमारे रह जाते हैं इसके प्रकार। जो शैवाल है वो कितने प्रकार का होता है। अब हम देखिए शैवाल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो होता है क्लोरोफाइसी, दूसरा होता है फियोफाइसी, और तीसरे नंबर का जो होता है वो होता है रोडोफाइसी। शैवाल कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। जो पहला नंबर का है क्लोरोफाइसी, दूसरे नंबर का होता है फियोफाइसी, और जो तीसरे नंबर का होता है उसे हम कहते हैं रोडोफाइसी। अब ये जो तीनों शैवाल हैं तीनों अलग अलग तरीके के होते हैं, इनका कलर अलग अलग होता है और इनकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। देखो शैवाल के कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार। सबसे पहला हम बात करें क्लोरोफाइसी। दूसरा जो प्रकार है हमारा वो है फियोफाइसी, और जो लास्ट वाला प्रकार है उसे हम कहते हैं रोडोफाइसी। अब इनमें इनका कलर क्या होता है? अलग अलग होता है, और इनके कार्य संरचना सब अलग अलग होती है। इनमें जो वर्णक, अब कलर अलग है इसका मतलब ये हुआ कि इनमें वर्णक भी क्या होगा? अलग अलग होगा। इसी के आधार पे तो हमने कह दिया कि इनके कलर अलग अलग है, इसके बेस पे इनको 3 भागों में बांट दिया। जो हमारा सबसे पहले क्लोरोफाइसी है, तो इसका जो कलर होता है वो कौन से कलर के होते हैं? हरे रंग के, हरे रंग के होते हैं। जो फियोफाइसी होते हैं वो किस रंग के होते हैं, और रोडोफाइसी किस रंग के होते हैं? तो ये होते हैं हमारे ब्राउन रंग के, सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं। और जो रोडोफाइसी है वो हमारे लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का। अब इनमें वर्णक अलग अलग पाए जाते हैं। किस प्रकार से पाए जाते हैं? इसमें तो हमारा जो क्लोरोफाइसी वर्ग है उसमें तो हमारे पाया जाएगा क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए व बी। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब क्लोरोफिल ए और बी सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा उपस्थित है, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं कि इसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा है, इस कारण ये क्या होता है? हरा होता है। और हरा क्या करता है?
बड़े होते हैं पादप, वो क्या कार्य करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो क्लोरोफाइल्स के जो वर्ग के पादप हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक करते हैं। अब दूसरे नंबर का क्या है हमारा, भूरे रंग का। इसमें कुछ वर्णक होते हैं, एक तो हमारा होता है क्लोरोफिल सी और डी, क्लोरोफिल ए और सी, ए व सी, और इसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड भी होते हैं, जैंथोफिल्स होते हैं, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल भी प्रेजेंट होते हैं। इस कारण इनका रंग क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स के कारण इनका कलर कैसा होता है, भूरे रंग के ये होते हैं। इसके बाद हम रोडोफाइट्स की बात करें, इसके नाम से पता चल रहा है रोडो, मतलब ये रेड को प्रेजेंट कर रहा है, किसको प्रेजेंट कर रहा है, रेड को। तो इस रेड का मतलब क्या हुआ, ये इस वर्ग में जितने भी सदस्य आते हैं वो सब किस नाम से जाने जाते हैं, रोडोफाइट्स के नाम से। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। सबसे पहले हमने देखा कि इसका वर्गीकरण किस बेस पे किया, कृत्रिम वर्गीकरण। दूसरा जो हमने पढ़ा वो प्राकृतिक वर्गीकरण, और तीसरा जाति वृत्तीय वर्गीकरण। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने फिर जो पढ़ा वनस्पति जगत में पहला पॉइंट हमने पढ़ा शैवाल का, एल्गी। अब इसमें एल्गी क्या होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसमें जनन, उसका आवास वगैरह सभी हमने देख लिया। इसके बाद हमने देखा कि शैवाल के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद एक चीज और आती है जो हमारे लास्ट आज के टॉपिक की लास्ट बात है। इसमें हमने देखा कि जो हमारा शैवाल है वो सर्वाधिक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, मतलब CO2 का प्रयोग करके वो क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। भोजन का निर्माण किस तरीके से कर रहा है, वो CO2 के प्रयोग के द्वारा। तो CO2 को जब यूज में लेगा उसके बाद वो निष्कासित क्या करेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है हमारा शैवाल, मतलब सर्वाधिक क्या करता है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करके सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कर ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। और इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है शैवाल वो यहीं पे समाप्त हो गया। इसके बाद अगला हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।